बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए। आजकल का हर तरफ यही शोर मचा हुआ है कि ये हुकूमत अपोजिशन अक्सरियत में थी, उसके बावजूद हुकूमत का बिल पास हो गया एक वोट से। गिलानी साहब उस दिन आए नहीं और उन्होंने मौका फराहम किया कि ये बिल पास हो जाए। आपको याद होगा मैंने आज से 2 हफ्ते पहले, बल्कि वैसे तो मैंने पीछे 8-9 माह पहले भी ये लिखा हुआ है, ट्वीट भी मेरी मौजूद है आज से 1.5 साल पहले की। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मैंने लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुआहिदा हुआ था जिसके मुताबिक दोनों एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं। आपने ये देख लिया कि अब यूसुफ रजा गिलानी साहब जानबूझ के नहीं आए और उन्होंने उस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद करते हुए बिल्कुल भी हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया। हुकूमत को बिल अप्रूव करवाने का मौका दिया जा रहा है। जुबानी कलामी आप कह लीजिए कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दिए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। मैंने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक वीडियो में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ, और वो भी ज़बानी कलामी फायर करेंगे और एक्चुअली प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं करेंगे अपने, क्योंकि उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको पंप अप रखने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल ये गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हम इसके बड़े मुखालिफ हैं, इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूर है। तभी मामलात उस वक़्त से रुके हुए हैं जब मौलाना साहब ने यह फरमाया था कि हम इस हुकूमत को फ़ौरन पलट देंगे। और आपको याद होगा आज से 2 साल पहले उन्होंने कॉल दी थी कि हम इस्तीफे भी देंगे असेंबलियों से, हम जाके सड़कों पे, चौक चौराहों पे हम जलसे जुलूस करेंगे, हर तरह से हुकूमत को घर भेज देंगे। आज तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 23 मार्च की जो मौलाना साहब ने डेट दी है, इस पर भी आप देखेंगे कि वो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को उधर ला के कोशिश करेंगे कि ये मामला इस तरह दिखाया जाए कि वो बिल्कुल इसको पलट देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन उनको भी पता है कि 7-8 माह पहले एक सियासी गवर्नमेंट को शहीद करके उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो एक्चुअल हकाइक है। आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से, आपने देखा होगा सेनेट के इंतखाबात में क्या हुआ था, हर एक के सामने, फिर दूसरी जगहों पे क्या हुआ। तो अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आपसे पहले भी गोश गुजार कर चुका हूं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है पीटीआई के साथ, और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वो बाकायदा तौर पर खामोशी के साथ पीटीआई गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। जब तमाम अपोजिशन मुतफिका तौर पर इस्तीफे देने को तैयार थी, पीपल्स पार्टी बैकआउट कर गई थी। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए थे, आपको याद है। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नहीं, अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है, हमसे मुशावरत नहीं की गई, जब मुशावरत करेंगे फिर हम बताएंगे। सियासत में ये सब कुछ चलता है। सियासत के अंदर आप एक दूसरे को स्पेस देते हैं, आप एक दूसरे की बात सुनते हैं और दूसरे को आप मौका देते हैं कि वो भी अपनी बात कर ले, वो भी अपनी पॉलिटिक्स कर ले, वो भी क्योंकि उन्होंने भी उसी जगह पे सियासत करनी है जिधर आपने करनी है। तो लिहाजा ये चीज़ें पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक पेज के ऊपर हुकूमत और अगर ओपोजिशन आ जाती है, स्ट्रांग ओपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन मुल्की मुफाद में अगर एक पेज पे आ जाते हैं तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अगर वो समझते हैं कि इससे गरीब आवाम का भला होगा, पाकिस्तानी आम पब्लिक का भला होगा, आम पब्लिक के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, चीज़ों का टैक्सेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, आम पब्लिक यानी कि आम अवाम, आम जनता, उसको ये मौका दिया जाए कि वो अब फ्लोरिश कर सके, अपनी इनकम बढ़ा सके, अपने कारोबार को बढ़ा सके, तो इससे तो आपकी इकॉनमी ग्रो करती है। इकॉनमी ग्रो करेगी तो मुल्क का फायदा होगा। तो अगर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर ऐसी स्ट्रेटजीज बनाती हैं कि जिससे कॉमन मैन को रिलीफ मिले, फायदा मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले फ्री के अंदर, एजुकेशन फैसिलिटीज मिले उनके बच्चों को, और उनको मौका मिले ग्रूमिंग का कि बेहतर तरीके से अपने आप की जिंदगी गुजार सकें, तो इससे बढ़ के और क्या चीज है। अब वक्त आ चुका है कि मेरा ये ख्याल है कि हमारी हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि आम आदमी के फलाह के लिए क्या करना है। ज़बानी दावे के अलावे अपनी जगह कि हर कोई कह रहा है कि हम गरीब का काम करें। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में नारा लगा था रोटी, कपड़ा और मकान। क्या आज सब लोगों को रोटी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मकान भी मिल गया? और फिर एक नारा लगा था मियाँ साहब के दौर के अंदर कि कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। क्या मुल्क के कर्जे उतर गए, मुल्क संवर गया? क्या वो चीजें हुई जो उस तरह की डिमांड की जा रही थी? और जब खान साहब ने आना था तो खान साहब ने भी बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, बुलंदो बांध दावे किए थे कि हम आके ये चेंज कर देंगे।
क्या इन 4 सालों में, तकरीबन 3.5-4 सालों में, क्या वो दावे पूरे हो चुके हैं? क्या वो उनमें से किसी एक के ऊपर भी उस तरह से एग्रेसिवली काम हुआ है जो खान साहब ने दावे किए थे? आम आदमी की जिंदगी के अंदर बेहतरी की तब्दीली आई है, आम आदमी की लाइफ बेहतर हुई है, उसकी इनकम बेहतर हुई है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर मिल रही हैं, उसको एजुकेशन बेहतर मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। अगर तो ये सब कुछ हुआ है तो फिर तो पाकिस्तान वाकई बहुत लकी है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ और करप्शन बढ़ी है मुल्क के अंदर, और मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है, फिर कहीं ना कहीं गलती है जिसको ठीक करना है, जिसका दायरा करना है, जिसको बेहतर करना है। और ये अकेले कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए एक विल चाहिए आपको, एक पॉलिटिकल विल के अलावा एक पर्सनल लेवल पे भी विल चाहिए। मतलब जो लोग उन इख्तियारात वाली जगह पे बैठे हुए हैं उनको ऑन करना पड़ेगा, ये अपने ऊपर एक लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि हमने इस मुल्क के कानून को बेहतर करना है, इस मुल्क के हर एक को इंसाफ की बेहतरी फराहम करनी है, हमने इस मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला करना है, हमने इस मुल्क के अंदर बेहतरी की तरफ जाना है। नई नस्ल जो आ रही है उसको बेहतर एजुकेशन देनी है, जो नई नस्ल आ रही है उसको हमने बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, उनको हमने बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देनी है। आप देखिए हर क्वार्टर में काफी, पूरे पाकिस्तान से काफी बच्चे पढ़ के पास आउट होते हैं, एमबीएस करके, इंजीनियरिंग करके। एवरी क्वार्टर ये जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारी प्राइवेट और गवर्नमेंट की, इनमें से बच्चे निकल के मार्केट के अंदर आते हैं। मार्केट के अंदर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं, इतनी तो क्या है ही नहीं। उनको किस तरीके से सेटल डाउन किया जाए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमत उसके ऊपर क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके चल रही है, और शॉर्ट टर्म भी इसके साथ साथ चले कि जो बच्चे डिग्री लेके निकले हैं उनको कोई ना कोई फ्यूचर नजर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनको फ्यूचर ही आगे नजर नहीं आ रहा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लम से पढ़े हुए हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान में आके जॉब्स क्या कर रहे हैं, जॉब उनको मिलती नहीं है। लम्स के ग्रेजुएट आप मेरे पास हैं, आईबीए के ग्रेजुएट्स मैं जानता हूं जो इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए हैं। उनको नजर आ रहा है इंडस्ट्री में और किसी जगह जान नहीं है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गए हैं। इस किस्म की, मतलब ये फील्ड्स वो थी जिनके ऊपर वो शायद इतनी प्रायोरिटी नहीं थी। उनका काम तो था कि बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करते, उनका काम था इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करते, फाइनेंस सेक्टर को डेवलप करते, मार्केटिंग सेक्टर को डेवलप करते। लेकिन अलमिया ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए टोटल 10 लोग रखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए चंद एक लोग रख लेते हैं, उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। कोई आगे एक्सपेंड करने का, न्यू ब्लड लाने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर पुराना कोई निकालते हैं तो उसकी जगह एक ले आते हैं और उसको इतनी कम सैलरी देते हैं कि गुजारा भी मुश्किल है। इसके ऊपर बकायदा कोई पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जब किसी को निकाला जाए नौकरी से, क्योंकि जाहिर है उसका खानदान, उसकी रोजी रोटी उसके साथ एफिलिएटेड है, उसके घर के अफराद उसके ऊपर डिपेंडेंट हुए होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए ये एक लॉ बना दे कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी इंप्लॉय को निकालती है किसी भी वजह से, क्योंकि बहाना लगा के निकाला जाता है, एलिगेशन लगा के, ये ड्रामाबाजी करते हैं ये हमारे यहाँ ये अपॉर्चुनिस्ट किस्म के मालकान, तो उस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि उस कंपनी को लॉ, ये कानून बना दें कि वो कंपनी 1 साल तक उसको आधी सैलरी देगी जब तक कि उसको नई नौकरी नहीं मिल जाती। और अगर 1 साल में भी उसको नौकरी नहीं मिलती तो अगले 6 महीने उससे फिर आधी क्वार्टर सैलरी मिले, ताकि उसकी सर्वाइवल, आना जाना, किसी जगह पे नौकरी सर्च करना, कोई घर का खर्चा चलाना, ये उसके लिए इशू ना हो। जब उसको नई नौकरी मिल जाए उस वक्त बेशक उसको बंद करना है। इससे आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोग जो इल्जामात लगा के अपने नौकरों को निकाल देते हैं वो नहीं होगा। ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा कंटेंट आना चाहिए, अच्छे लोग आगे आने चाहिए जिसको मौका ही नहीं दिया जाता। सारी काम अब प्राइवेट इदारों में भी सियासत ही हो रही है, ज्यादातर ग्रुप्स बने हुए हैं, वो ग्रुप्स ही काम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। तो मुल्क कैसे फ्लोरिश करेगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा, नए आइडियाज कैसे आएंगे? जो बंदा मेहनत करके, कोशिश करके नए आइडियाज लेके आता है, सारे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। उनको डर लगता है कि यह हमारी नौकरी खत्म कर देगा, वो ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी मेहनत करके थोड़ा सा ऊपर स्ट्रगल करके आता है, टांगे खींचने वाले 101, और वो बेचारा उस क्राइसिस के अंदर किसी ना किसी तरह फंस जाता है, और बजाय इसके कि अपनी डिलीवरेंस की तरफ या अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ जाए, वो इनके चुंगल में फंस जाता है। या तो वो इनके साथ मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये तो वो कहानी है जो कि बड़ी आम है पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में इसलिए काम है कि उधर नौकरी की जमानत है,
वो निकाला नहीं जाता, वो किसी और जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्योंकि मालकान को माशाल्लाह इतना शऊर, इतनी समझ होती है कि अल्लाह ने उनको ये कैपेबिलिटी नहीं दी हुई कि वो इतना समझ सकें, तो वो करते क्या हैं, देखते हैं कि हाँ इसके खिलाफ इतनी शिकायतें आई हैं, चलो इसको निकाल के निकाले। वो खुद अपनी जुस्तजू नहीं करते या इतना टाइम ही नहीं देना चाहते कि स्ट्रगल करके देखें कि वाकई क्या ऐसा मामला है कि नहीं। मैं मौजू से हट गया हूँ, मैं वापस आता हूँ सियासत की तरफ। तो पीपल्स पार्टी की जो डील मैं आपको बता रहा हूँ वो हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, उसके रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात में भी देखे, अब भी देखे और आगे भी देखेंगे। इलेक्शन से पहले आके पीपल्स पार्टी अपना मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शन की तैयारियां करेगी, एलिगेशन भी लगाएगी पीटीआई पे, पीटीआई अपना करेगी, तो वो इलेक्शन की एक कैंपेन अलहदा से शुरू हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि ज़ाहिर है स्टेक होल्डर बने हुए हैं, अभी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट लिए हैं बलदियाती इंतखाबात में और वो काफ़ी चार्ज अप हैं, वो चाह रहे हैं कि अब उनको अगले इलेक्शन में भी इसी तरह ज़्यादा वोट मिलें। कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग की हुई है और वो भी चाहते हैं कि मैं अपने आप को आगे लेके आऊँ। कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल उनका हक बनता है अपनी पार्टी को, अपने लोगों को आगे से आगे लेके आए। लेकिन मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है, तमाम सीटें अपने घर में ना रखें, अपने भाइयों को सीटें दिलवा दी, खुद सीटें पर जमा हो गए, अपनी फैमिली को दिला दी, तो कोशिश करें कॉमन लोगों को आगे लेके आए। आपका जो आम कारकुन है उसको भी मौका दें कि वो भी आगे आए। ये हमारी आपसे इल्तिजा इल्तमास है कि आप इस तरह कर लेंगे तो बेहतर होगा। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी यही है कि बहन भाइयों को, बीवी को, फलाने को, बेटे को इस चक्कर में से जरा बाहर निकलें। इस टाइम आम जो आपका कारकुन है उसको मौका दें, उसको भी कोई असेंबली में आने की पोजीशन में आए, एमएनए बने, एमपीए बने, वो भी कोई बेहतरी की तरफ आए। लेकिन मुझे लगता है ऐसा होना मुश्किल है। सीटें इस दफा भी जो बड़ी पार्टीज हैं वो अपने खास लोगों को देंगी, उनके बीवियों को, उनके बच्चों को इसी तरह बांटी जाएंगी, उनके रिश्तेदारों को। तो खैर ये पाकिस्तानी सियासत, ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है, कल्चर तो नहीं कहूँगा, सियासत का हिस्सा है कि ये इस तरह से कैसे चल रहा है। अभी मजीद आप देखेंगे इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी और वो हम आपको इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में बताएंगे। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।